इट इज स्टार्टेड। देखिए बच्चे, सबसे पहले प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द हार्डनेस, दैट इज द हार्डनेस। सो इफ यू लुक एट माय वेबकैम, आई हैव ए प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आई हैव ए प्रोडक्ट। ओके, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। नाउ the hardness, the first line is that hardness is the surface property, which you have to remember that hardness is the surface property only. Okay, it is related with the surface only. So if I am saying that this surface is hard, it means that its top surface will not get scratched easily, okay, as compared to its inner core. उससे मुझे लेना देना नहीं है. I am concerned with the top surface of this product only. If this surface, the top surface of the product, resist any indentation or any penetration or any scratching or any cutting, we will say that this product is hard. Clear? So मान लो मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट ये है, ठीक है, ये टॉप सरफेस है इसका, ये एक दूसरा सरफेस है। ओके, अब इन दोनों में मैं इस सरफेस पे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इजीली स्क्रैच लगा पा रहा हूं और इस सरफेस पे आप इजीली स्क्रैच नहीं लगा पा रहे हैं। सो दिस माउस का जो सरफेस होगा विल बी कॉल्ड एज मोर हार्डर देन द सरफेस ऑफ दीज हेडफोन्स। क्लियर हो गया हार्डनेस का कंसेप्ट कि हार्डनेस है क्या? यस सर। ठीक है, इसके अंदर क्या है उससे मुझे लेना देना नहीं है बच्चे। इसके अंदर मान लो रबड़ है, क्लियर है, इसके अंदर रबड़ है, उससे मुझे लेना देना नहीं है। या माउस ज्यादा हार्ड था ना, माउस की इस सरफेस, ये जो टॉप सरफेस है, इसके अंदर मान लो रबड़ भरा पड़ा है, इसके अंदर रबड़ से वो बनी है, या इसके अंदर कोई सॉफ्ट मेटल से वो बना है, उससे मुझे लेना देना नहीं है। आई एम ओनली कंसर्न विद द टॉप सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो हार्डनेस इज द सरफेस प्रॉपर्टी, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ये चीज क्लियर रखनी है हमेशा। हार्डनेस का कोर से कोई लेना देना नहीं है, इट इज रिलेटेड विद द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली। सो इफ द सरफेस इज एबल टू रेसिस्ट एनी पेनिट्रेशन, है ना, एनी स्क्रैच, कोई मार्किंग, इंडेंटेशन, और इसकी कटिंग करना चाह रहे हो आप टॉप सरफेस की, वो नहीं हो पा रही है, इट मीन दैट सरफेस इज वेरी हार्ड। क्लियर हो गया ना हार्डनेस क्या है? सो अब थोड़ा पीपीटी देखते हैं। दैट हार्डनेस इज डिफाइंड एज द resistance of the material to penetrate, indentation or sorry, scratching or abrasion or cutting. Okay, so these all terms are related with the scratch on the top surface of any product. Clear हो गया? Concept clear है? यस सर, क्लियर। ठीक है, अब जे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास है माइल्ड स्टील, एक स्टील का कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, यहां नहीं है, कुछ भी मान लेते हैं, स्टील का कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है। एक चीज याद रख लो, स्टील के अंदर जब मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन बता रहे थे उसमें हार्डनेस इंक्रीज करने का तरीका बताया था कि आप सरफेस को गर्म कर लो और फिर ठंडा कर दो जल्दी से, तो वो हार्ड हो जाएगी, है ना। तो जब आप ऐसा कुछ करोगे ना, मान लो माउस की हार्डनेस बढ़ानी है, तो आप क्या करोगे, इसकी सरफेस को हीट अप करोगे सिर्फ, और इसको फिर आप कूल कर दोगे, तो इसकी टॉप सरफेस की हार्डनेस बढ़ जाएगी ना, और अंदर की वही रहेगी मोर और लेस। क्लियर ना? यस सर। ठीक है, यस सर। ये हार्डनेस का फंडा है, इट इज रिलेटेड विद द टॉप सरफेस ओनली। ओके, सो हार्डनेस ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स अपॉन रेसिस्टेंट टू एनी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। कल मैं डिस्कस कर चुका हूं प्लास्टिसिटी को, इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है कि एक बार डिफॉर्म हो गया तो वो दोबारा रीगेन नहीं कर पाता अपनी शेप को, दैट इज प्लास्टिसिटी। तो डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करता है हार्डनेस ऑफ द टॉप सरफेस, सो दिस इज हार्डनेस। नेक्स्ट आ जाइए बच्चे, टफनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव द टफनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव द टफनेस। ओके, अब toughness is related with the variation of stress and strain for a material. So if you draw the stress strain curve for a material,
like this, it is drawn for some material. So if you calculate the area under this curve till the fracture point तक का जब आप area calculate करते हैं, that gives you the amount of toughness. So toughness is defined as the ability of the material to absorb energy before fracture takes place. Fracture का मतलब होगा बच्चा यहां से लेके यहां तक पूरा अलग अलग हो जाना चाहिए, दैट इज फ्रैक्चर. तो जब मैंने इसको खींचा या कोई इस पे फोर्स अप्लाई किया, एक ग्रेन टूटेगा, फिर दूसरा टूटेगा, फिर तीसरा टूटेगा. जब तक ये पूरा टूट नहीं जाता तब तक कितनी एनर्जी लगी है इसको तोड़ने के लिए, या कितनी एनर्जी इस ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब की है टूटने से पहले, दैट इज डिफाइंड बाय द टफनेस. दैट इज डिफाइंड बाय द टफनेस. ओके, अब एक चीज बताओ, इसमें क्या कोर की प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व होगी टफनेस में, कि सिर्फ सरफेस की होगी जैसे हार्डनेस में हो रही थी? कोर की भी होगी. कोर की भी होगी ना. तो इसमें होल बॉडी का हम देखते हैं. ठीक है, हार्डनेस में सिर्फ हमने सरफेस का कंसिडर किया था, इसमें पूरी बॉडी का प्रॉपर्टी देखेंगे, है ना, क्योंकि पूरा फ्रैक्चर होने तक हम कह रहे हैं. सिर्फ स्क्रैच लगने तक की एनर्जी हम काउंट नहीं कर रहे, वो हार्डनेस था. अब इसमें पूरा जब टूट जाएगा, दैट विल बी डिफाइंड बाय द टर्म the toughness. So this property is essentially for machine components which are required to withstand impact loads. Okay, ऐसे प्रोडक्ट में जहां पे सडनली कोई लोड आके गिर रहा है, इसके ऊपर कोई लोड आके गिर रहा है, तो वो बियर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा. So that is why this property is important for those applications. Clear? Sorry, चलिए नेक्स्ट. टफनेस और स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस होएगा? हाँ देखो बच्चे, स्ट्रेंथ क्या है हमारा? Ability of material to resist without being ruptured. Without being ruptured, yes. देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सी समझ लेते हैं. ऊपर इतने ऊपर कौन जाएगा? यस, यहाँ पे देखिए बच्चे, जब हमने कोई टेंसाइल लोड लगाया, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टेंसाइल लोड लगाया, ठीक है, आपने टेंसाइल लोड उसके ऊपर लोड लगाया, तो जब उसका पहला ग्रेन टूटता था, उसको मैं कहता था यील्ड पॉइंट. और उसके बाद यील्डिंग होने के बाद वो ना फिर प्रोग्रेस होने लगता है, क्रैक प्रोग्रेस होने लगता है. तो उस प्रोग्रेशन के दौरान जितना उसके अंदर एबिलिटी था होल्ड करने का, कि वो क्रैक प्रोपेगेट ना हो, रप्चर ना हो. फ्रैक्चर एंड रप्चर इज डिफरेंट. रप्चर एक बार क्रैक हुआ, फिर वो प्रोग्रेस हो रहा है ना, वहां तक जितनी उसके अंदर स्ट्रेंथ थी कि वो क्रैक प्रोपेगेट ना हो पाए, दैट डिफाइंस इट्स स्ट्रेंथ. और जब वो पूरा ही टूट जाता है, बिल्कुल अलग ही हो गया, यानी कि इस पे ये वाला पॉइंट जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ना, ये वाला पॉइंट, ये जो कर्सर घूम रहा होगा, यहां तक की एनर्जी जितनी अब्सॉर्ब की, दैट इज टफनेस. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे यील्ड पॉइंट यहाँ पे आया, फिर आप देखो नीचे को डिक्रीज होने लगा है कर्व. ये यहां तक स्ट्रेंथ है, यहां तक स्ट्रेंथ रोल प्ले कर रही है अपनी, इस पॉइंट तक जहां पे वो डिक्रीज हो रहा है, और फ्रैक्चर तक टफनेस है. ठीक है, ओके बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं. सर पहले क्रैक तक स्ट्रेंथ वो कर रही है, जो ग्राफ में छोटा सा वो आ रहा है, वहां तक स्ट्रेंथ वर्क कर रही है. वो स्ट्रेंथ है, यस, वो स्ट्रेंथ है. जब क्रैक हो गया और वो प्रोपेगेट होना शुरू हो गया, दैट इज स्ट्रेंथ. अब जैसे आप रस्सी को खींच रहे हो, तो रस्सी में एक छोटा सा कट लग गया, है ना, तो उसके बाद वो तो उसकी स्ट्रेंथ खत्म होगी ना, फिर तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चे? डिक्रीज होगी ना स्ट्रेंथ. आप 10 न्यूटन फोर्स दे रहे थे रस्सी पे, उस पे क्रैक आ गया, अब वो बच्चा हो सकता है 8 न्यूटन भी टूट जाए. समझ रहे हो मेरी बात? यस सर, मतलब तब तक ही हम, जब तक वो टूटती शुरू नहीं होती तब तक हम स्ट्रेंथ मानेंगे, उसके बाद फिर टफनेस चलती है. फिर उसको पूरा तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगी है? देखो पहले एक ग्रेन तोड़ने में एनर्जी लगी होगी ना थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद उस क्रैक को प्रोपेगेट कराने में भी कुछ एनर्जी लगी होगी, वो सारा टफनेस है जब तक वो टूट नहीं जाता. सर यील्डिंग पॉइंट तक स्ट्रेंथ है, उसके बाद टफनेस है, उसके बाद एंड तक टफनेस है, एंड पॉइंट तक. ओके सर. हाँ जी सर, समझ आ गया. ठीक है, फटीग देखो अब बच्चे, फटीग जैसे आपको भी फील, मतलब आपने सुना होगा ना कि फटीग हो रहा है किसी को, है ना. तो फटीग में क्या है, जब एक ही चीज पे, जैसे ये है, जैसे इसका माइक है, इसका माइक ना ऐसे रोटेट हो सकता है, तो अगर मैं इसको इनफाइनाइट, मतलब बहुत देर, बहुत टाइम्स तक
या इसको मैं यूज कर रहा हूं और इसको रिपीटेटिव लोड दे रहा हूं ऐसे बार बार, तो एक पॉइंट आएगा ना जब ये आपका वो हो जाएगा, खराब हो जाएगा या फ्रैक्चर हो जाएगा हमारे मटेरियल के केस में। तो मटेरियल लो, इससे ये अच्छा एग्जांपल नहीं है, कोई मटेरियल लो, मान लो आपके पास कोई मटेरियल की स्ट्रिप है, कोई स्ट्रिप है आपके पास, और आप उसको बार बार बेंड कर रहे हो फिर खोल दे रहे हो, बेंड कर रहे हो खोल दे रहे हो, बेंड कर रहे हो खोल दे रहे हो, है ना। तो जब इस तरीके से आप रिपीटेटिव लोड लगाते हो जिससे रिपीटेटिव स्ट्रेसेस जनरेट होगा, तब कोई फ्रैक्चर होता है किसी बॉडी में, सो वो डिफाइन करता है उसका फटीग। क्लियर हुआ? जब रिपीटेटिव लोड्स हैं, टफनेस में क्या था, एक बार पकड़ा है बच्चा और वो खींचता चले जा रहा है, वो टफनेस था। रिपीट नहीं कर रहे हो आप, लगाने के बाद छोड़ नहीं रहे हो लोड को, दोबारा पकड़, वही पकड़ के रखा है, खींचे जा रहे हो। फटीग में क्या होगा, एक बार आपने बेंड कर दिया फिर उसको ओपन कर दिया, बेंड कर दिया ओपन कर दिया, बेंड कर दिया ओपन कर दिया, तो यू आर अप्लाइंग रिपीटेटिव स्ट्रेसेस ऑन इट, और एक पॉइंट जब आएगा ये टूट जाएगा। क्लियर? यस सर। यस So this property is fatigue. So this phenomena leads to fracture. इस phenomena में fracture होता है कब? Under repeated और fluctuating stresses. Fluctuating stresses. तो यहाँ पे भी देखो phenomena तो same है, fracture कैसे होगा, पहले crack होगा फिर वो propagate होगा, यही तो होगा fracture। अब इसमें भी same ही है, but वो propagate कैसे हो रहा है? Because of the fluctuating stress, तब उसको मैं fatigue बोल दूंगा। So fracture occur, fatigue fracture are progressive beginning as minute as minute cracks and grow under the action of the fluctuating stresses. Fluctuating stresses, ठीक है। तो ऐसे कंपोनेंट में फटीग का लोड आता है, फटीग का फ्रैक्चर आता है जो कंटिन्यूअसली रन कर रहे हैं, जैसे इंजन रन कर रहा है, कोई टरबाइन रन कर रहा है ना, तो कंटिन्यूअसली दे आर वर्किंग, तो उन केसेस में फटीग आता है। क्लियर ना? चलिए, यस सर। next and last mechanical property which we have to discuss is the creep. So creep is the slow and progressive deformation of a material with the time at constant stress is called as the creep. पहले पढ़ लेते हैं। Depending on temperature, stresses even below the elastic limit can cause the परमानेंट डिफॉर्मेशन। देखो क्रीप क्या है, अब एक चीज क्रीप है भाई समझने के लिए देखो, जैसे आपके घर पे चेयर है, ठीक है, सोफा है, चेयर है, अगर आप उसको, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं सिर्फ कि आप समझ जाओ, ये मेटल्स में है, ठीक है। अब सोफा है, उसके ऊपर कोई आपने कांस्टेंट लोड रखा हुआ है, ओके, अब बहुत देर तक रखा, बहुत दिनों तक आपने वो रखा हुआ है, ठीक है, बहुत महीनों तक वो लोड उस सोफे के जो कुशन है उसके ऊपर रखा हुआ है, तो जब आप बहुत टाइम बाद उसको उठाएंगे ना, तब क्या होगा, क्या वो जो सोफे का जो कवर वो था, आपका कुशन था, क्या दोबारा रीगेन होके उसी पोजीशन पे आ सकता है? नहीं आ पाएगा। उसके अंदर उनके मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुके होंगे। आपको एक्सटर्नली खींचना पड़ेगा कुशन को, या उसको वाइब्रेट करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, तब वो धीरे धीरे ऊपर आएगा। लोड उठाने के बाद वो रीगेन नहीं कर पाएगा। समझ रहे मेरी बात? अगर एक बार रखा है लोड, फिर उठा के रख दो अगले दिन, तब वो आ जाएगा, दूसरे दिन भी हो जाएगा, बट वही सेम लोड, हैवी लोड आपने महीनों तक, सालों तक रखा हुआ है ना, तब वो दोबारा रीगेन नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके की कंडीशन को वी कॉल इट एज द क्रीप। So when some constant load is applied on the material, कोई मेटल है, कोई प्लास्टिक है, उसके ऊपर जब आप कांस्टेंट लोड अप्लाई करके रखते हैं तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है मटेरियल। ओके, कोई खींचना नहीं पड़ेगा, है ना, कोई आप खींच नहीं रहे हो, टर्न नहीं दे रहे हो, बेंडिंग नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बस उस मटेरियल के ऊपर कांस्टेंट कुछ लोड अप्लाइड है, ओके, उससे जो डिफॉर्मेशन होगा दैट इज नोन एज द क्रीप। क्लियर? और विद टेम्परेचर ये इंक्रीज होता है, विद टेम्परेचर इट गेट्स इंक्रीज। ओके, मान लो मेटल है, मेटल पे जो ऑब्जेक्ट कोई लोड रखा हुआ है, आप टेम्परेचर भी रेज कर रहे हो, तो टेम्परेचर से मेटल जो है ना वो हमारा सॉफ्ट हो जाएगा बच्चा, तो वो क्रीप जल्दी हो जाएगा, वो जल्दी डिफॉर्म हो जाएगा। ओके, सो इट इज, दो चीजें यहाँ पे डिपेंडेंट है, एक तो टाइम पे डिपेंड करता है क्रीप,
और दूसरा है हमारा टेम्परेचर। इन दो चीजों पे ये डायरेक्टली डिपेंड करता है। सो दिस इज क्रीप। दोनों में फर्क है, फटीग में आप लोड दे रहे हो, रिपीटेटिव दे रहे हो, हटा दे रहे हो, दे रहे हो, हटा रहे हो ना, इसी को बोलते हैं ना फ्लक्चुएशन। और इसमें आप कांस्टेंट लोड लगा के रख रहे हो, हटा नहीं रहे हो, एक बार लगा दिया उसके बाद वो लोड लगा रहेगा, जिससे जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी वो प्रोडक्ट को प्लास्टिकली विल डिफॉर्म इट। क्लियर हो गया? क्रीप इज ओके? यस सर। ठीक है, ठीक है। सर तो जैसे हमारा आप मैकेनिकल एग्जाम्पल दे रहे हो सब में अलग अलग, जैसे डिफॉर्मेशन में कंप्रेशन का और उसमें जो बाकी हार्डनेस वगैरह उसमें टेंसाइल, तो वैसे वो उस क्या कहते हैं स्पेसिफिक स्ट्रेस के लिए तो लिमिटेड नहीं है ना, मतलब कैसा भी स्ट्रेस लगाए अगर वो चीज हो रही है तो। देखो, हाँ बच्चे, क्या हो रहा है ना बच्चे, जो हमारे कंपोनेंट होते हैं ना, जितने भी मशीन्स है, फैन है और बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे क्या लगता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस लगता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस लगता है। तो ये हर एक प्रॉपर्टी जितनी भी हमने पढ़ी ना कहीं सारी प्रॉपर्टी उसमें इन्वॉल्व होंगी। किसी में कोई प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाएगी, किसी में कोई प्रॉपर्टी बच्चे कम हो जाएगी। ओके सर। अब जैसे फैन है, अब बच्चा फैन का जो मान लो फैन का कुछ लोड भी, अपना वेट भी है, तो एक कंपोनेंट नीचे भी लग रहा होगा, वो रोटेट भी कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उसके ऊपर लग रहा होगा, है ना। उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी है, इलेक्ट्रिक उसमें वायरिंग भी है, उससे भी हीट जनरेट हो रही होगी, जैसे क्रीप में टेम्परेचर आ गया। तो बहुत सारी चीजें होती हैं एक प्रोडक्ट में, बट द बेसिक इज दिस, घूम फिर के एक ज्यादा हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, दिस विल बी द डिफरेंस। Okay, so these are the basic mechanical properties associated or with some materials. Clear? तो हमारा mechanical properties वाला topic is finished. चलिए next शुरू करते हैं अब हम casting. Let us start with the casting. Yes. Let us start with this is our first manufacturing process. I will just give you the brief today only. We will discuss the technical part in the next lecture. We'll give you the brief only. Okay. So the first is the metal casting. First is the metal casting. First is the metal casting. Just a minute. Yes. Metal casting. This is the topic, metal casting. अब देखिए बच्चे, मेटल कास्टिंग है क्या? मेटल कास्टिंग हमारा प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस है। इट इज ए प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस। ओके, प्राइमरी शेपिंग कौन से थे? जो न्यूट्रल रहते थे, जो न्यूट्रल रहते थे। मैं टॉप पे आ जाता हूँ, टॉप पे कहीं हमने डिस्कस किया था यहाँ पे। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन, अभी आएगा स्क्रीन पे। यहाँ पे देखो, इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द प्राइमरी शेपिंग प्रोसेसेस और ऑल्सो नोन एज द न्यूट्रल और जीरो प्रोसेसेस। ओके, सो द फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच वी आर गोइंग टू स्टडी, ये हमने सारे पढ़ने अब, तो एक एक करके। पहला है हमारा कास्टिंग। द फर्स्ट वन इज द कास्टिंग। सो द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज दैट it is a primary shaping process. It is a primary shaping process and there is न्यूट्रल और जीरो वेस्टेज। वेस्टेज नहीं कहेंगे, जीरो प्रोसेस, मतलब ना आप मटेरियल ऐड कर रहे होंगे एक्स्ट्रा, ना किसी से मटेरियल को आप रिमूव कर रहे होंगे। इस तरीके के प्रोसेस को वी कॉल इज द प्राइमरी शेपिंग, और पहला प्रोसेस है हमारा कास्टिंग। ठीक है, अब देखिए बच्चा, इस प्रोसेस में क्या करेंगे, पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके क्लियर करा देता हूं, अंडरस्टैंडिंग क्या है इसकी। आपने आइसक्रीम जमाई है घर पे, बर्फ तो जमाई होगी, आइस? यस सर। यस सर। ठीक है, आइस कैसे जमाते हैं हम? आइस के लिए यू हैव सम मोल्ड, एक मोल्ड होगा, या आइसक्रीम ले लो, कुछ भी ले लो। पहले आपको मोल्ड चाहिए एक डिफाइंड शेप का, जैसा शेप चाहिए आपको, पहली चीज यस सर। है ना। फिर आइसक्रीम या पानी, बर्फ जमाना है, आइस जमाना है, तो आपको लिक्विड फॉर्म में वो पानी वो चाहिए, है ना। एक उसको मैं रॉ मटेरियल बोलूंगा अब मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निक में, तो वो रॉ मटेरियल चाहिए आपको लिक्विड फॉर्म में। या आइसक्रीम जमानी है तब भी आपको लिक्विड फॉर्म में वो रॉ मटेरियल चाहिए।
दूसरा स्टेप हो गया, पहला हो गया मोल्ड, दूसरा हो गया वो लिक्विड। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इस लिक्विड को इस मोल्ड के अंदर पोर कर दोगे, है ना, लिक्विड को इस मोल्ड के अंदर आपने बच्चे पोर कर दिया। ओके, देन फिर आप इसको फ्रीजर में रख दोगे, आप फ्रीज में रख दोगे और इसको ऐसे ही सूखने दोगे, है ना। थर्ड स्टेप आपने सूखने दिया। सूखने के बाद क्या करते हो, आप फ्रीजर से इसको निकालोगे और आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज आइसक्रीम और आइस, यू विल गेट इट ऑफ द सेम शेप एज ऑफ द मोल्ड। मोल्ड अगर आपका वी शेप का था तो आपकी जो आइसक्रीम बनेगी वो वी शेप में बनेगी, है ना। मोल्ड अगर सिलेंडर था तो आइसक्रीम सिलेंड्रिकल शेप में बनेगी। तो मोल्ड की जैसी शेप थी उसी शेप में आपको आइसक्रीम मिल रही है, ऐसे ही होता है ना आइसक्रीम में। ठीक है, ये सबको पता है। सेम इज द कास्टिंग, सेम स्टेप्स विल बी फॉलोड फॉर द कास्टिंग। कास्टिंग के लिए भी हम सेम ही स्टेप्स को फॉलो करेंगे, सेम ही स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, this PPT is not running. सेम ही स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाना है पहले उस शेप का एक मोल्ड बनाएंगे। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बनाना है आपने मेटल का, रेक्टेंगुलर प्रोडक्ट बनाना है, कोई व्हील बनाना है, कुछ भी बनाना है आपने मेटल का, पहले उस प्रोडक्ट का क्या बनाएंगे बच्चे, मोल्ड। ठीक है, फिर मान लो आपने एल्यूमिनियम का प्रोडक्ट बनाना था, फिर एक अलग जगह पे एक फर्नेस में हम एल्यूमिनियम को मेल्ट करेंगे, है ना। देन उसके बाद वी विल पोर दैट मोल्टन एल्यूमिनियम मेटल इन दैट मोल्ड, और फिर मैं उसको सॉलिडिफाई होने दूंगा। ओके, फिर जब सूख जाएगा तो उसको मैं मोल्ड में से बाहर निकाल लूंगा। दैट इज ओनली कास्टिंग, दैट इज कास्टिंग। सिर्फ इतना ही है कास्टिंग में। फिर अलग अलग तरीके से मोल्ड बनाएंगे, वो हम पढ़ेंगे वो धीरे धीरे। ओके, तो कास्टिंग आपसे पूछे कोई तो इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस इन विच वी पोर द लिक्विड मेटल इनटू सम मोल्ड, देन लेट इट सॉलिडिफाई, एंड आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन वी गेट आवर प्रोडक्ट। दिस इज कास्टिंग, इसको हम कास्टिंग बोलते हैं। सर वर्कशॉप में कराते हैं? हाँ हाँ, फर्स्ट ईयर वर्कशॉप में होता है ये। नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर में होगी शायद आपकी। अब सेकंड सेमेस्टर में एक लैब है इसकी पूरी प्रॉपर, उसमें पूरा कराएंगे आपको। सारे जितने पढ़ेंगे ना, वेल्डिंग कास्टिंग वेस्टिंग सब उसमें होगा। आज से आपके बैच से पहले फर्स्ट सेमेस्टर में ही होता था ये सब कुछ, बट अब आईपी ने चेंज कर दिया। अभी सेकंड, पहले फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा थ्योरी पढ़ोगे, सेकंड सेमेस्टर में पूरा प्रैक्टिकल करोगे आप इन चीजों का। ठीक है, सो दिस इज कास्टिंग इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, इट इज कास्टिंग। अब सर जो आपका, हाँ जी सर, इसका मतलब सेकंड सेमेस्टर में कोई थ्योरी नहीं होगी? ये इसकी थ्योरी आप सेकंड सेमेस्टर में थ्योरी पढ़ोगे मैकेनिकल्स का, वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके सर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ोगे बच्चे सेकंड सेमेस्टर में हम। ठीक है ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स।